वक्फ अमेंडमेंट बिल। वक्फ संशोधन विधेयक क्या है? इस्लाम में वक्फ कहां से आया? भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई? उस बिल की पूरी कहानी जिससे संसद में शासक विरोधियों के बीच मचा हंगामा। वक्फ स्टोरी। भारत सरकार के वक्फ बोर्ड की वेबसाइट के मुताबिक वक्फ शब्द अरब जगत के शब्द वकूफा से बना है, जिसका मतलब होता है पकड़ना, बांधना या हिरासत में लेना। वक्फ की कहानी। पहले भारतीय रेलवे, फिर भारतीय सेना और फिर तीसरा, इस देश में अगर किसी संस्था के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वह है वक्फ बोर्ड। पूरे देश में इतनी जमीन है जिसे इकट्ठा करके देश की राजधानी दिल्ली जैसे कम से कम 3 शहर बसाए जा सकते हैं। कुल लगभग 9,40,000 एकड़ है। लेकिन अब संसद में वक्फ बोर्ड पर बिल ने सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। तो यह वक्फ बोर्ड क्या है? इसे इतनी जमीन कहां से मिली? आजादी के बाद से इन जमीनों की देखभाल कौन कर रहा है? इन जमीनों से होने वाली आय कहां खर्च होती है? और अब मोदी सरकार ने क्या बदलाव किया है? देश भर में हम एक एक कर सभी सवालों का विस्तार से जवाब देने की कोशिश करेंगे। वक्फ का मतलब क्या है? भारत सरकार के वक्फ बोर्ड की वेबसाइट के अनुसार वक्फ शब्द अरबी शब्द वकूफा से बना है, जिसका अर्थ है पकड़ना, बांधना या हिरासत में लेना। इस्लामिक मान्यता के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म के लिए या अल्लाह की सेवा के इरादे से अपनी जमीन या संपत्ति दान करता है तो इसे वक्फ कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, वक्फ इस्लाम में धर्म के आधार पर दान की गई अचल या अचल संपत्ति है और जो देता है उसे वाकिफा कहते हैं। हालांकि संपत्ति दान करने की एक शर्त यह है कि उस चल या अचल संपत्ति से होने वाली आय केवल इस्लाम की सेवा में ही खर्च की जा सकती है। और इस सेवा का अर्थ है मस्जिद बनाना, कब्रिस्तान बनाना, मदरसा बनाना, अस्पताल बनाना और अनाथालय बनाना। यदि कोई गैर इस्लामी व्यक्ति अपनी संपत्ति का वक्फ करना चाहता है तो भी वह ऐसा कर सकता है, बशर्ते वह इस्लाम स्वीकार कर ले और उसकी वक्फ संपत्ति का उद्देश्य भी इस्लाम की सेवा करना हो। इस्लाम में वक्फ की अवधारणा कहां से आई? इस्लाम में वक्फ की अवधारणा पैगंबर मोहम्मद के समय से चली आ रही है। भारत सरकार के वक्फ बोर्ड की वेबसाइट के अनुसार खलीफा उमर ने एक बार खैबर में जमीन के एक टुकड़े पर कब्जा कर लिया और पैगंबर मोहम्मद से पूछा कि सबसे अच्छा क्या होगा। तो मोहम्मद ने उत्तर दिया कि उन्हें इस भूमि का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि यह भूमि अल्लाह द्वारा दिखाए गए मार्ग से लोगों के लिए उपयोगी हो जाए। इसे किसी भी तरह से बेचा नहीं जा सकता, किसी को उपहार में नहीं दिया जा सकता, नहीं इसे आपके बच्चे या आने वाली पीढ़ियां अपना सकती हैं। एक अन्य मान्यता यह है कि 570 ईसा पूर्व मदीना में खजूर का एक बड़ा बाग था जिसमें लगभग 600 पेड़ थे। उनसे होने वाली आय का उपयोग मदीना के गरीब लोगों की मदद के लिए किया जाता था। इसे वक्फ का प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। मिस्र में अल अजहर विश्वविद्यालय और मोरक्को में अल कुरैनीन विश्वविद्यालय वक्फ संपत्ति पर बने सबसे पुराने संस्थान माने जाते हैं। भारत में वक्फ की अवधारणा की उत्पत्ति कैसे हुई? माना जाता है कि भारत में वक्फ की उत्पत्ति दिल्ली सल्तनत से हुई थी। ऐसा माना जाता है कि 1173 के आसपास दिल्ली के सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव दिए थे और यहीं से भारत में वक्फ परंपरा की शुरुआत हुई। ब्रिटिश शासनकाल में वक्फ को खारिज कर दिया गया था। हालांकि आजादी के बाद भारत में वक्फ परंपरा को कायम रखने के लिए उचित कानून बनाया गया। यह अधिनियम पहली बार संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में 1995 में नरसिम्हा राव सरकार द्वारा संशोधन किया गया था और पिछली बार 2013 में मनमोहन सिंह सरकार में ऐसे बड़े बदलाव हुए जिससे वक्फ बोर्ड को अपार शक्तियां मिल गईं। और यहीं से समस्या शुरू हुई। वक्फ संपत्ति की देखभाल कौन करता है? वक्फ बोर्ड देश भर में फैली वक्फ संपत्तियों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है और यह वक्फ बोर्ड भारत की संसद के एक अधिनियम के तहत बनाया गया है। 1954 में भारत की संसद ने वक्फ अधिनियम पारित किया। इसके तहत वक्फ संपत्ति के रखरखाव की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की थी। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के कारण शेष वक्फ बोर्ड के पास 3 दिल्ली बनाने के लिए पर्याप्त संपत्ति है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए उनकी अचल संपत्ति जब्त कर ली गई, लेकिन उनकी अचल संपत्ति यानी उनके घर, मकान, खेत, खलिहान और दुकानें यहीं रह गईं। और फिर 1954 में कानून पारित किया गया और ऐसी सभी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंप दिया गया। 1955 में वक्फ बोर्ड की स्थापना के अगले ही वर्ष संसद ने एक और अधिनियम पारित कर देश के प्रत्येक राज्य को वक्फ बोर्ड स्थापित करने का अधिकार दे दिया। फिर 1964 में राज्यों में वक्फ बोर्डों को सलाह देने के उद्देश्य से सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन किया गया। लेकिन भारत में भी इस्लाम को मानने वाले 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। एक हिस्सा शिया समुदाय का है और दूसरा हिस्सा सुन्नी समुदाय का। इसलिए वक्फ बोर्ड को शिया और सुन्नी नाम में बांट दिया गया
और इस्लाम के दोनों स्कूलों के लोगों ने अपने अपने वक्फ बोर्ड यानी शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड बनाए। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग अलग हैं। वक्फ बोर्ड में कौन है? भारत की संसद द्वारा अधिनियमित अधिनियम के अनुसार केंद्रीय वक्फ परिषद का नेतृत्व केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री द्वारा किया जाता है और इस मामले में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू वक्फ बोर्ड के शीर्ष पर हैं। दूसरा स्थान वक्फ निदेशक का होता है। उसके बाद केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। एसपी सिंह वर्तमान में तेवतिया वक्फ बोर्ड के निदेशक हैं। बोर्ड में 8 अन्य सदस्य भी हैं। हालांकि सेंट्रल वक्फ बोर्ड में फिलहाल इन 8 की सभी सीटें खाली हैं। राज्य वक्फ बोर्डों में कौन है? विभिन्न राज्यों में वक्फ बोर्डों में अध्यक्ष शीर्ष पर होता है। इसके अलावा सचिव स्तर पर एक IAS अधिकारी होता है जो एक तरह से CEO होता है। शेष संपत्ति का हिसाब रखने के लिए एक सर्वेक्षण आयुक्त होता है। शेष 2 सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है, जिसमें एक मुस्लिम सांसद और एक मुस्लिम विधायक होता है। उस बोर्ड के बाकी सदस्यों में एक वकील, एक नगर योजनाकार और राज्य स्तर पर एक मुस्लिम बुद्धिजीवी शामिल होते हैं। वक्फ बोर्ड के पास कितनी शक्तियां हैं? वक्फ बोर्ड की शक्तियां अपार हैं। बोर्ड सभी वक्फ संपत्तियों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। वक्फ बोर्ड यह तय करता है कि कितनी आय होगी और इसे कहां खर्च किया जाएगा। वक्फ बोर्ड यह निर्धारित करता है कि किसकी संपत्ति वक्फ द्वारा ली जाएगी, संपत्ति किसे हस्तांतरित की जाएगी और संपत्ति के लिए क्या उपयोग किया जाएगा। एक बार संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास आ गई तो उसे वापस नहीं किया जा सकेगा। संपत्ति हमेशा के लिए वक्फ बन जाती है और इस संबंध में देश की किसी भी अदालत में कोई मामला दायर नहीं किया जा सकता है। अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि इस्लामिक कानून के तहत कोई संपत्ति वक्फ की है तो वह वक्फ हो जाती है। अगर उस जमीन पर किसी का दावा है तो वह वक्फ बोर्ड के समक्ष ही दावा कर सकता है, किसी अदालत में नहीं। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी वक्फ बोर्ड को है। भले ही वक्फ किसी हिंदू या यूं कहें कि गैर इस्लामी व्यक्ति की भूमि पर दावा करता है, व्यक्ति को वक्फ में जाना होगा और साबित करना होगा कि जमीन उसकी है और वक्फ की नहीं है। हालांकि वक्फ बोर्ड ऐसी जमीन पर भी दावा कर सकता है जो 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन से पहले वक्फ के नाम पर पंजीकृत थी या 1954 में भारत सरकार द्वारा वक्फ को दी गई थी। संक्षेप में कहें तो वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जहां अगर इसके खिलाफ कोई मुद्दा हो तो भी उसका फैसला उसे ही करना चाहिए और देश की कोई भी अदालत उस मामले का फैसला नहीं कर सकती। भारत सरकार के कैग को वक्फ बोर्ड का ऑडिट करने का अधिकार होगा। वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति को उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट के पास पंजीकृत करेगा ताकि संपत्ति के स्वामित्व का सत्यापन किया जा सके। वक्फ संपत्ति पर दावों के मुद्दे को भारत की अदालतों में चुनौती दी जा सकती है और अंतिम निर्णय अदालत का मान्य होगा, न कि वक्फ बोर्ड का। सरकार के बिल पर विपक्ष को आपत्ति क्यों? बिल के विरोध में लगभग पूरा विपक्ष एकजुट है। चाहे कांग्रेस हो, एसपी हो, शरद पवार की एनसीपी हो, ममता बनर्जी की टीएमसी हो या अज़दुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, सभी ने बिल का विरोध किया है। वही सभी विपक्षी दलों का मानना है कि सरकार इस बिल के जरिए वक्फ संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। ओवैसी ने इसे धर्म में हस्तक्षेप बताया और कहा कि सरकार मुसलमानों की दुश्मन है। इस बीच पुलिस अधीक्षक अखिलेश यादव ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर आपत्ति जताई है। द्रमुक का कहना है कि यह विधेयक मुसलमानों को लक्ष्य करके बनाया गया है। कई अन्य विपक्षी दलों के भी ऐसे ही तर्क हैं। अब इस बिल का भविष्य क्या है? केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने खुद इस बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब यह है कि अब बिल की खूबियों और खामियों पर गौर करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाएगी और इसकी सिफारिशों के आधार पर ही इस बिल का भविष्य तय होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। धन्यवाद।